हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू रहनी चाहिए आपकी पढ़ाई। तो आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है शेड्यूल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में जो डीएनसी एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, उस एक्ट के अंदर है शेड्यूल्स। ठीक है, ये शेड्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस शेड्यूल से अगर हम लोग फार्मासिस्ट एग्जाम की बात करें, यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली। यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस। जीपैट की अगर बात करें, हम लोग नाइपर की बात करें, सेम सेम सिचुएशन विल बी देयर। फॉर द नाइपर एग्जामिनेशन 2 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। फ्रॉम द ड्रग इंस्पेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, little bit of 1 to 2 questions from this topic. ठीक है, so this topic is going to be very important for pharmacist exam. If you are targeting the pharmacist examination, definitely this topic is going to be very fruitful for you. और यहां पर देखिए, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कम टाइम और कम समय इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम आप गेन कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इसकी। शेड्यूल्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देखिए, ड्रग्स क्योंकि इसका रेगुलेशन नहीं था, कोई भी किसी भी तरीके से इंपोर्ट इंडिया में कर दे रहा था, कोई किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट कर दे रहा था, देयर वाज नो रेगुलेशंस। कोई किसी को भी दवा लिख दे रहा था, क्वैक्स वर देयर। सो राइट नाउ उसको रेगुलेट करने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक आएगा। अब इसमें कॉस्मेटिक्स क्यों आया? क्योंकि कॉस्मेटिक्स में भी मैक्सिमली वी आर गोइंग टू यूज केमिकल्स। हम केमिकल्स यूज करते हैं, एंड केमिकल जो भी फेस पर लगते हैं या कहीं भी होते हैं, these are going to be harmful, so that need to be regulated. So that's why Drugs and Cosmetic Act 1940 has came, and the rule has came in 1945. I have already discussed in previous videos. Understand? So if we talk about the schedules के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो दो तरीके से शेड्यूल्स है। एक शेड्यूल्स टू द एक्ट है और एक शेड्यूल्स टू द रूल है। ठीक है, तो ये एक्ट वाले जो है उसको भी समझेंगे, रूल वाले भी समझेंगे। देखो, कभी कभी क्या होता है कि देखो, ये रूल्स वाले तो सब पूछ रहे हैं, ये वाले सब पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आते हैं। लेकिन कभी कभी इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, सो अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन यू नीड टू रीड दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मीन्स शेड्यूल्स टू द एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ यू आर गोइंग टू टारगेट द ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर ये पूछ पूछ के थक चुके होते हैं, क्वेश्चन कितना बनाएंगे, सबको शेड्यूल्स वही एक घिसा पिटा सवाल बना सकते हैं वो। इसलिए फॉर कुछ कुछ नया इसमें डालने के लिए, आपको परेशान करने के लिए वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं। जनरली आप ये पढ़ के नहीं जाते हो, लेकिन अगर आप डीआई की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इसको भी पढ़ के जाना आपको। शेड्यूल्स टू द एक्ट, देखो पहला शेड्यूल है, दो शेड्यूल यानी कि दो शेड्यूल है, उसके अलावा अपेंडिक्सेज है इसमें। ठीक है, अपेंडिक्सेज इस वाले में, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। स्पेलिंग में कहीं हो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, शेड्यूल्स टू द एक्ट, शेड्यूल्स टू द रूल। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द शेड्यूल्स टू द एक्ट। फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में वो सारी बुक्स के नाम हैं जो कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम के अंदर आती हैं। यानी कि फर्स्ट शेड्यूल जो एक्ट से रिलेटेड है उसमें सारी बुक्स मेंशन्ड है, जिसमें कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम की बात की गई है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड शेड्यूल में स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइड विथ बाय इंपोर्टेड ड्रग्स एंड ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, स्टॉक एंड एक्सपोर्टेड फॉर सेल। यानी कि इसमें स्टैंडर्ड से कंप्लायंस की बात की जाएगी। यानी फर्स्ट शेड्यूल में वो सारी बुक का मेंशन है जो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम में है। दूसरे में क्या है कि कंप्लायंस है, चाहे वो सेल हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, स्टैंडर्ड से अडहेयर होने की बात की गई है सेकंड शेड्यूल में। गॉट द पॉइंट? नाउ कमिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अप्रिशिएटेड शेड्यूल्स ऑफ दिस एक्ट। यहां से सवाल आते ही आते हैं, आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना है। ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नजरिए से ये है। शेड्यूल्स टू द रूल्स। देखिए ए, सबसे पहले अब देखिए इसमें क्या है, सब फैक्ट है ज्यादातर,
इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस टॉपिक में। सो आपको मगअप ही करना पड़ेगा, आपको रिमेंबर ही करना पड़ेगा, चाहे आप न्यूमोनिक्स बना के करिए, चाहे ट्रिक बना के जैसे भी करिए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है। ए, ए फॉर एप्लीकेशन, किसके लिए एप्लीकेशन? लाइसेंस के लिए। जब आपको कोई लाइसेंस चाहिए होगा तो आप अप्लाई करोगे, फिर इश्यू होगा उसका, जो इशूइंग अथॉरिटी होगी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी, वो किसी फॉर्म पे इशू करेगा, फिर उसके बाद रिन्यूअल होगा उसका। समझ गए आप? तो यानी कि ए जो होता है शेड्यूल ए में प्रोफार्मा होता है किसके लिए? एप्लीकेशन करने के लिए। ए फॉर एप्लीकेशन, ए से एप्लीकेशन। छोटी छोटी चीजें याद रखिए। किसके लिए एप्लीकेशन? लाइसेंस के लिए, इशू के लिए, रिन्यूअल के लिए। आप याद रखो ना कि जब जैसे मान लो मुझे शेड्यूल सी की कोई दवा बेचनी है, तो शेड्यूल सी, शेड्यूल एक्स या इस तरीके से, तो मैं एक फॉर्म पे अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने का एक फॉर्म नंबर होगा 20A 21A, इस तरीके से, लाइक दैट देयर विल बी फॉर्म। और जो इशूइंग अथॉरिटी होगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगा, वो किसी और फॉर्म पे, जैसे 20 मैंने 21 पे किया, उन्होंने 21B पे कर दिया, 21A पे इशू कर दिया। इस तरीके से होते हैं। ठीक है, रिन्यूअल। और जब अप्लाई कर दिया तो भाई फॉर्म भरोगे तो पैसा भी देना पड़ेगा, तो बी से रेट ऑफ फीस, ये याद रखना। अब ये फीस किसके लिए है? ये फीस लाइसेंस अप्लाई करने के लिए नहीं है, फीस फॉर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। अगर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में कोई भी सैंपल टेस्ट होने के लिए जाता है तो उसकी फीस क्या होगी? दैट इज मेंशन्ड इन शेड्यूल बी। ए फॉर एप्लीकेशन, बी फॉर फीस। लेकिन फीस किसके लिए? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के लिए। लगे हाथ आप लिख लेंगे कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कहां, गूगल कर लेंगे तुरंत, ताकि नाइपर वगैरह में अगर पूछ लेना तो चक्कर खा के गिरना ना पड़े, आ जाए। सी, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड स्पेशल प्रोविजंस। समझ गए? यानी कि जितने भी, शॉर्टकट की मैंने लिखी हुई है, लाइन कुछ अलग लिखी हुई है उसमें, लेकिन मेन फोकस यही है। यानी कि सी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। अब आपको गूगल करना है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या, यही शेड्यूल सी का ही एक्सपीरियंस ड्रग इंस्पेक्टर में मांगा जाता है, 18 मंथ्स का। समझ गए? इसी शेड्यूल सी के इंडस्ट्री में ही, शेड्यूल सी के सेक्शन वाले इंडस्ट्री में ही एक्सपीरियंस मांगा जाता है 18 मंथ्स का फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन। तो आपको शेड्यूल सी गूगल कर लेना है कि शेड्यूल सी क्या है, या डॉक्टर एनके जैन की बुक जो है वहां से थोड़ा पढ़ लेना है। आप भी कुछ होमवर्क करिए, सारा कुछ मैं बता दूंगा तो आप एफर्ट नहीं डालेंगे। सो डू एफर्ट बाय योरसेल्फ एज वेल। ठीक है, यहाँ कुछ नाम लिख लीजिए, क्या विटामिन वगैरह बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में आते हैं, क्या पेरेंटल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में आते हैं, ये सब चीजें। फिर C1, लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस चीज को समझ लेना। डी, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ इंपोर्ट, एग्जेम्प्ट किया गया इनको। ठीक है, इस पर राहत दी गई, छूट दी गई है। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स या लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड, जहां एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ ड्रग आ जाए वहां डी हो जाएगा। एग्जेम्प्टेड डी, एग्जेम्प्टेड डी, इस तरीके से। ई, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, ई पॉइजनस सब्सटेंस, ऐसे शॉर्टकट में याद रखना, ई फॉर पॉइजनस सब्सटेंसेस। एफ, देखिए एफ वाला बड़ा कंफ्यूजन है। एफ में भी पार्ट 12B, ये याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द ब्लड बैंक, ये यहां पर ब्लड बैंक लिखा हुआ है, ब्लड बैंक। मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक ब्लड बैंक को फंक्शन करने के लिए, उसको रनिंग के लिए, दैट इज मेंशन्ड इन एफ पार्ट 12B। ये पार्ट भी याद रखना है, ये पूछा जाता है डीआई में। एफ पार्ट 12B, दैट इज एसोसिएटेड विद द ब्लड प्रोडक्ट, सॉरी ब्लड बैंक। नाउ कमिंग ऑन दी एम, शेड्यूल एम। शेड्यूल एम, जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, जीएमपी। याद रखिए, एक जीएमपी यहां पर भी है, एक जीएमपी यहां पर भी है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन। तो अगर डीआई में क्वेश्चन बनेगा तो वो यहां से ज्यादा बनेगा, और फार्मासिस्ट में हो गया, जीपेट नाइपर में होंगे तो वो घिसे पीटे सवाल यहां से पूछते हैं, क्योंकि ये तो सभी को याद आता है। एम जीएमपी, एम जीएमपी किसके लिए? फैक्ट्री प्रीमाइसेज के लिए। कोई भी फैक्ट्री आपने स्टैब्लिश की तो उसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, कैसे प्रोसीजर होना चाहिए, कैसे सारी चीजें एसओपी वगैरह फॉलो होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, दैट इज मेंशन्ड इन द शेड्यूल एम, but it is related to factory premises. Make sure that you remember this fact.
while as in case of schedule T, GMP for Ayurveda, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। ये याद रखना, टी जो है वो भी जीएमपी से रिलेटेड है, लेकिन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम से। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, जीएमपी देख के मत लगा देना, नहीं तो वाट लग जाएगी। सब लोग लिस्ट में होंगे और आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इस बात को ध्यान देना है, ज्यादा उत्तेजित नहीं हो जाना, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होने जाना है। एन, एन का मतलब मिनिमम, एन मिनिमम, एन मिनिमम। इस तरीके से मिनिमम रिक्वायरमेंट किसके लिए? फार्मेसी खोलने के लिए। अगर फार्मेसी के लिए आप जाना चाहते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? ठीक है, ओ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, ओ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स यानी कि डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड को बनाते वक्त क्या स्टैंडर्ड फॉलो किए जाने चाहिए, दैट इज मेंशन्ड इन ओ, शेड्यूल ओ। ठीक। पी, लाइफ पीरियड, पी से पीरियड ऑफ ड्रग्स, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, पी फॉर पीरियड, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। उसके अलावा आर, स्टैंडर्ड्स फॉर कंडोम्स, जो कंडोम्स है उसके लिए स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो होने चाहिए, शेड्यूल आर में मेंशन्ड है। आर वन, आर वन किसके लिए? मेडिकल डिवाइसेज, कोई भी मेडिकल डिवाइसेज। जैसे आप एग्जांपल आप लिखेंगे एक आध दो का कि मेडिकल डिवाइसेस क्या होती है, किसको कहते हैं? क्या जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है वो मेडिकल डिवाइस होता है? क्या इम्प्लांट्स मेडिकल डिवाइसेज होती हैं? ये सारी चीजें। एस में कॉस्मेटिक्स, एस कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में एस आ रहा है, एस कॉस्मेटिक्स, एस कॉस्मेटिक्स, इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, कई बार बोलेंगे तो थोड़ा सा याद हो जाए, क्योंकि ये रट्टा मारने वाली ही चीजें हैं। इसको या तो आप जहां पढ़ रहे हैं वहां पर एक व्हाइट पेपर पे लिख के यहां लगा लीजिए एकदम, बिल्कुल रोज रट्टा मारिए बिल्कुल इसको। ठीक है। टी फॉर जीएमपी, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस टू यू। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीजें। वाई, पेटेंट फॉर प्रोप्रिएटरी मेडिसिन, प्रोप्रिएटरी मतलब ब्रांडेड मेडिसिन, इसी को ब्रांडेड भी बोलते हैं। और ब्रांडेड मेडिसिन किसको कहते हैं आप बताएंगे? नहीं पता, गूगल से पूछेंगे। डब्ल्यू कहां लिखा है? जेनरिक ड्रग्स, यानी कि जेनरिक ड्रग्स के बारे में, उसको कैसे डील करना है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, क्या क्या फॉलो होंगे, वो कहां मेंशन है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, शेड्यूल डब्ल्यू में। शेड्यूल वाई डब्ल्यू में कंफ्यूजन होता है, वाई में ब्रांडेड है और वाई के बाद डब्ल्यू, तो ये कहां क्या मेंशन्ड है? जेनरिक ड्रग्स। आपको बता दूं, जेनरिक ड्रग्स की दो क्राइटेरिया है, जेनरिक ड्रग्स की इंडिया में दो क्राइटेरिया है। एक तो पहला, पेटेंट एक्सपायर हो चुका हो, जो भी उसका डिस्कवरर रहा है उसने पेटेंट जब 20 साल के लिए कराया था, तो अब पेटेंट हो चुका है एक्सपायर, नाउ 20 ईयर्स हैज बीन एक्सपायर्ड, एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, वो जो दवा है वो जेनरिक नाम से बिक रही होगी। ठीक। और तीसरा, जेनरिक ड्रग्स के लिए अप्रूवल के लिए क्राइटेरिया ये होता है बायो इक्विवेलेंस स्टडी। ये डीआई लेवल का मैं बता रहा हूं आपको, डीआई में पूछा जाता है, इक्विवेलेंस स्टडीज। देखो जेनरिक ड्रग्स क्यों सस्ती होती हैं? क्योंकि उसमें फिर से डिस्कवर नहीं करना है, क्लिनिकल ट्रायल आदमियों पर ट्रायल नहीं होना, प्री क्लिनिकल कुछ भी नहीं होना है, तो ये सारा पैसा तो बच जाएगा। यही तो पैसा खर्च होता है ज्यादातर। एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के क्लिनिकल ट्रायल करोगे, कितने कितने लाख रुपए उसको देने होंगे। समझ गए आप? तो यहां कुछ नहीं करना है, यहां बस बाय इक्विवेलेंस स्टडी करनी है, प्रूफ कर देनी है कि जो ओरिजिनल ड्रग है, जो ब्रांडेड ड्रग है, उसके हिसाब से सेम डोज हमारे ड्रग की है, सेम स्ट्रेंथ है उसकी। ठीक है, सेम, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सेम सेम सारी चीजें, फंक्शनिंग भी सेम है, हर चीज, दैट इज जेनरिक ड्रग्स। भारत सरकार भी जेनरिक ड्रग्स को प्रमोट कर रही है, और आपके जन औषधि केंद्र जो खुले हुए हैं, जिसको भारत सरकार प्रमोट कर रही है, अगर आप में से कोई मेडिकल शॉप खोलना चाहता है तो डेफिनेटली दे कैन अप्लाई फॉर द जन औषधि केंद्र। ठीक है, गवर्नमेंट सरकार का इनिशिएटिव है जेनरिक ड्रग्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो जेनरिक ड्रग्स किसे कहते हैं इसलिए। और दवाएं, जेनरिक ड्रग्स का दाम क्यों कम होता है? जब कोई स्टडी करनी ही नहीं, केवल बायोइक्विवेलेंस स्टडी करनी है, तो जो टेबलेट 20 रुपए की बिक रही था वो 1 रुपए की मिलेगी, 50 पैसे की मिलेगी। समझ गए? इसीलिए सस्ती होती है, काम वही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सॉरी। तो क्यों पैसे वेस्ट करना है, 25-25 रुपए टैबलेट, 20-20 रुपए टैबलेट, या 2-2 रुपए टैबलेट? समझ गए? इस चीज को ध्यान देना आपको। एक्स, लिस्ट ऑफ ड्रग्स whose import, manufacture, sale, labeling are governed by special provisions, शेड्यूल एक्स।
तो जब डॉक्टर एन के जैन की बुक आप पढ़ेंगे डीएनसी एक्ट, उसमें एक्स के बारे में लिखा हुआ है, एक टेबल बना हुआ है एक्स, उसमें एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो ये क्या, ये जितने भी सिडेटिव्स हिप्नोटिक्स आते हैं, आप चेक करेंगे क्या ये एक्स कैटेगरी में आते हैं। आपके लिए सवाल है कि विटामिन किस कैटेगरी में आते हैं। विटामिन विटामिन किस शेड्यूल में आएंगे, शेड्यूल सी में आएंगे, सी1 में आएंगे, एक्स में आएंगे। और जो सिडेटिव्स एंड जैसे फिनोबार्बिटोन मैंने पूछ दिया आपसे, फिनोबार्बिटोन क्या एक्स कैटेगरी में आता है या सी में आता है या सी1 में आता है, इसको आप गूगल करके लिखेंगे। मुझे याद है इस विटामिन के बारे में आईटीबीएचयू में जब मैंने इंटरव्यू दिया था, हुआ भी था, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अलॉट हुआ था एम फार्मा के लिए, वहां इंटरव्यू पैनल ने ये पूछा था विटामिन के बारे में, ठीक है। और जब मैंने डीआई का इंटरव्यू दिया था तो मेरे से ये सवाल डिफरेंस पूछा गया था सी सी1 एक्स में, कुछ एग्जांपल्स बताइए सी सी1 एक्स के। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, प्लीज प्रिपेयर फॉर दिस थिंग्स बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू पीपल। वाई क्लिनिकल ट्रायल, जब भी कोई क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है तो क्या क्या चीजें फॉलो होंगी, क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे, दैट इज मेंशन्ड इन वाई, शेड्यूल वाई, ठीक है। जेड नहीं है, याद रखेंगे, शेड्यूल जेड नहीं है, देयर इज नो शेड्यूल जेड, प्लीज मेंशन दैट। तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि छोटी वीडियो है कोई बात नहीं है, बट इट विल क्रिएट अ इम्पैक्ट, मोर इम्पैक्ट। ये बहुत ज्यादा आउटपुट देने वाली वीडियो है आपको। आई होप कि आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, जैसे जेनरिक ड्रग, ब्रांडेड ड्रग में डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ी सी बता दी, क्यों सस्ती होती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। दीज थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड। शेड्यूल सी सी1 एक्स, इन सब का एग्जाम्पल आपको लिख लेना है, इंटरनेट से नहीं मिल रहा है, डॉक्टर एनके जैन की बुक में दिया हुआ है, प्लीज वहां से लिख लीजिए। नाउ इट्स टाइम टू चेक योर प्रिपरेशन। पढ़ाई कर ली, अपने प्रिपरेशन चेक करिए। देखिए, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं यहां डालने वाली, मैं आपको बता दूं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और ये तो आपको अंदाजा लगेगा कि नहीं जो सर पढ़ा रहे हैं दैट इज गुड, इसी तरीके से सवाल पूछे जाते, सो दैट यू हैव एन क्लियर कट आइडिया कि यही सवाल पूछा जाता है, इस लेवल का पूछना, इस डेप्थ का पूछना है। डीआई के लेवल में किस लेवल का पूछा जाता है मैंने आपको बता दिया, फार्मासिस्ट में, जीपैट नाइपर में किसकी कितनी हैसियत है, वो कहां तक पूछ सकता है, वो सब मैंने आइडिया बता दी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। चलिए देखिए, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन, कहां पर ये लिखा हुआ है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। शेड्यूल एच में क्या दिया है, शेड्यूल एफ में दिया है, शेड्यूल F3 में दिया है, क्या F2 में दिया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, अगर कुछ शेड्यूल्स छूट भी गए हैं तो परेशान मत होइए, ठीक है। वो शेड्यूल्स पूरे डॉक्टर एनके जैन की बुक में मेंशन्ड है, उस शेड्यूल्स को आप लिख लीजिए। दो चार शेड्यूल हो सकता है यहाँ छूट भी गए हो, वो इसलिए छूट गए कि शायद वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, या फिर वो इन क्वेश्चंस में आए हुए थे इसलिए मैंने वहां मेंशन नहीं किया दो दो बार, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में हो जाएगा, जैसे जी और एच मैंने मेंशन नहीं किया, जैसे एफ मैंने अभी मेंशन नहीं किया शायद, तो यहां से वो कवर हो जाएंगे। तो अगर कुछ छूट भी गए हैं तो आप वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका आंसर आपको साफ दिख रहा है, शेड्यूल F2 सर्जिकल ड्रेसिंग्स में। F3 में कौन सा होता है, वहां लिखा हुआ है डॉक्टर एन के जैन की बुक में, आपको पता हो जाएगा। शेड्यूल FF, क्या ये ऑप्थेल्मिक के लिए होता है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड के लिए, ये भी आपको देखना है, ठीक है। शेड्यूल जी और एच में कंफ्यूजन होता है, जी एंड एच, और जे में कंफ्यूजन होता है। देखिए शेड्यूल जी, जी फॉर गुरु, यानी कि वो दवाएं जो मेडिकल सुपरविजन, जो गुरु के अंडर में लेनी है, डॉक्टर के अंदर में, यानी दोज टाइप ऑफ ड्रग्स विच नीड टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। जी फॉर गुरु, यानी कि डॉक्टर की देखरेख में, यानी मेडिकल सुपरविजन में। अगर सेंटेंस पढ़ना, द मेडिसिन दैट शुड बी टेकन अंडर द मेडिकल सुपरविजन, दैट इज गोइंग टू कम अंडर द जी। एच, एच फॉर ये प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शनेबल ड्रग, प्रिस्क्रिप्शनेबल ड्रग्स, ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। जी और एच में कंफ्यूजन है, जी फॉर गुरु, और गुरु की ही देखरेख में आपको पढ़ाई करनी, गुरु की ही देखरेख में दवा लेनी है आपको, तो मेडिकल सुपरविजन, यानी मेडिकल सुपरविजन में आपको दवा लेनी है, दैट इज जी। और एच, प्रिस्क्रिप्शनेबल ड्रग, जितने भी लिखा रहता है, अपने से नहीं लेनी है, ओटीसी ड्रग्स नहीं होती है ओवर द काउंटर की, जिसको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीद सकते हो। प्रिस्क्रिप्शनेबल ड्रग्स होती हैं, ये बिना पर्चे के नहीं मिलेंगी ये, ठीक है।
तो अगर कोई शेड्यूल मिस भी हो रहा है तो आप वहां से पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने कवर करने की कोशिश की। अब जरा और अगला देखते हैं। इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल रिलेटेड टू जीएमपी, देखो यहाँ कहीं कुछ मेंशन नहीं है, ना फैक्ट्री प्रेमाइसिस ना आयुर्वेदिक सिद्धांत। तो यहाँ पर देखो क्या वो दिया है, टी तो दिया ही नहीं, तो एक तरफा मामला है शेड्यूल एम, यानी ये फैक्ट्री प्रेमाइसिस की बात कर रहे हैं। शेड्यूल सी क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए। देखो एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन प्रिपेयर और इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। वाई में क्या लिखा हुआ, क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल ही लिखा हुआ, अभी मैंने पढ़ा, आपको चेक कर लेना। शेड्यूल एच क्या है, प्रिस्क्रिप्शनेबल ड्रग्स, ठीक है। चलो अब देखो, शेड्यूल्स इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स, ये सब देखो ईएसआईसी 2016 वो पिछला जो मैंने पूछा वो ईएसआईसी 2019 में पूछा हुआ था, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ, कुछ गड़बड़ पढ़ा रहा हूँ। शेड्यूल्स इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल, इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। क्लिनिकल ट्रायल यानी वाई, देखो यहाँ लिखा हुआ वाई। शेड्यूल एफ किसके लिए है, आप लिख लेंगे। शेड्यूल एम किसके लिए है, ऊपर जीएमपी के लिए। शेड्यूल ओ किसके लिए था, डिसइंफेक्टेंट के लिए। डिसइंफेक्टेंट जो भी होते हैं उसके स्टैंडर्ड कैसे होंगे, शेड्यूल ओ में मेंशन्ड है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली सारी चीजें, ठीक है। देखिए जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे इसके पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में भी शेड्यूल्स है। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये जूरिस्प्रूडेंस एक किताब है, तो किताब को सही तरीके से पढ़ने के लिए चीजों को चैप्टर वाइज बांट दिया गया, उस चैप्टर में भी एक पर्टिकुलर सेक्शन बांट दिया गया, हाँ ये चीज ये है, ये चीज ये है। उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे जूरिस्प्रूडेंस हो, एक किताब है, सब्जेक्ट को किताब की तरफ पढ़ने के तरीके से बांट दिया है इन्होंने, ठीक है। कि ताकि इजिली हम लोग, मान लो किसी को ढूंढना हो, जैसे आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, अब मान लो उसमें किसी ने मर्डर कर दिया तो उसकी धारा कहां लिखी होगी, तो मेंशन होगा इस चैप्टर में, इस सेक्शन में लिखी होगी। डायरेक्टली अब उस चैप्टर को, उस सेक्शन को खोल के देख लोगे, अच्छा आईपीसी में यहाँ ये लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको शेड्यूल्स और ये सारी चीजें मेंशन की गई है, ठीक है। शेड्यूल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट हैं आपके, कितने शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स कितने हैं, मेरे ख्याल से 12 शेड्यूल्स हैं, आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। और यहां पर कितने शेड्यूल्स हैं आप देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफी है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए शानदार तरीके से। नमस्कार।